जिला परिदर्शन में पहला जिला जो है वो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बस्तर संभाग से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहे हैं, चाहे जनजाति से रिलेटेड हो, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड हो, या फिर पहाड़ों वगैरह से रिलेटेड हो, या फिर किसी महोत्सव वगैरह से रिलेटेड हो, सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं अपने कौन से संभाग से बनेंगे? बस्तर संभाग से बनेंगे। ठीक है, तो अब से लेकर 33 जिले खत्म होते तक हम लोग डेली जो है अलग अलग जिला के बारे में जानकारी जो है इकट्ठा करते जाएंगे। देखो कुछ सीक्वेंस है, ठीक है, उसको हम लोगों को फॉलो करना जरूरी होता है। कोई भी जिला जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखा होना चाहिए। एक तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अब देखो कई लोग जो है वहां तहसीलों की संख्या याद कर रहे हैं, तहसीलों के नाम याद कर रहे हैं। नाम याद हो जाता है, अच्छी बात है, आप लोग को भी पता है कि वर्तमान में 251 तहसील होने वाले हैं और सबके नाम याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है बनते भी नहीं है। हम लोगों को जब भी कोई भी जिला के बारे में हम लोग पढ़े, सबसे पहले हम लोग को वहां के बारे में पढ़ना है, वहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां जो है स्थित है। ठीक है, कौन कौन से खनिज जो है हम लोगों को उस जिले में, ठीक है, पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सी पहाड़ियां उस जिले में है। ठीक है, इतिहास में वो जिला जो है क्या इंपॉर्टेंस रखा है, यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरे में मैंने क्या बोला कि उस जिले में कौन कौन से प्रमुख खनिज है जिसकी प्राप्ति होती है और जो छत्तीसगढ़ के राजस्व कलेक्शन में, रेवेन्यू कलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे, ध्यान में रखिएगा, कि वहां पर कौन कौन से जल प्रपात हैं और कौन कौन सी जनजातियां जो है वहां प्रमुख रूप से निवास करती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जिसको हम लोग को हर जिले में हम लोगों को देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? बस्तर संभाग से स्टार्ट करेंगे। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग, और उसके जिलों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि जब हम लोग जिला परिदर्शन पढ़ेंगे तो उसमें नेशनल हाईवे को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या देख रहे हैं कि प्रमुख प्रमुख तहसील जो हैं या उस जिले के प्रमुख क्षेत्र जो हैं, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे को वहां से गुजारा जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे कि राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। अच्छा, हम लोग कौन सा संभाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं? बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग में कितने जिले हैं वर्तमान में? 7 जिले हैं। मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाया था। जब भी बस्तर संभाग हम लोग सबसे पहले पढ़े तो सबसे पहले कौन सा जिला आप लोग क्रिएट करोगे? दंतेवाड़ा। ठीक है, और दंतेवाड़ा में एक नंबर दे दोगे, जिसको क्या बोले थे हम लोग, क्या नंबर दिए थे यहाँ पर? 3। कहने का मतलब जो दंतेवाड़ा जिला है वो कितने अन्य जिलों से घिरा हुआ है? 3 जिलों से घिरा हुआ है। और सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? सुकमा। ठीक है, इधर क्या है अपना? बीजापुर, और इधर क्या है? बस्तर। ठीक है, फिर मैंने अगला नंबरिंग कहां पे किया था? बीजापुर में किया था। बीजापुर में कितना कर दिया था मैंने? 5। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि बस्तर संभाग में 2 नंबर आप लोग को ध्यान में रखना है, एक 3 और एक 5। 3 क्या बता रहा है कि दंतेवाड़ा जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है? 3 अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें पहला क्या था? सुकमा, दूसरा क्या था? बस्तर, और तीसरा क्या था? बीजापुर। और वही बीजापुर जो है 5 जिलों से क्या किया हुआ है? घिरा हुआ है, जिसमें से 3 देख चुके हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर। बस्तर के ऊपर में क्या देखेंगे हम लोग? कोंडा गांव। ठीक है, और यहां पर 5वें नंबर पर नारायणपुर। फिर क्या देखे? अगला जो जिला होता है इस बस्तर संभाग के अंतर्गत में कौन सा होता है? कांकेर। ठीक है, तो कांकेर, यहां पर क्या है अपना? नारायणपुर, यहां पर क्या है? कोंडा गांव। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बस्तर संभाग जो है 1981 में अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था? 1981 में अस्तित्व में आया था। और वर्तमान में इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? 7। यदि बस्तर संभाग में बात करेंगे, जब जिला परिदर्शन पढ़ेंगे तो हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कांकेर जिला के बारे में। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने अलग अलग नेशनल हाईवे के बारे में भी पढ़ा, और छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 20 थी, जिसमें सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा था? नेशनल हाईवे नंबर 30, NH30, जो कि हमने क्या देखा कि कवर्धा से इंटर होता है। कवर्धा के बाद में किधर जाता है? बेमेतरा जाता है, फिर बालोद, बालोद के बाद में रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी के बाद में कांकेर, कांकेर के बाद में
कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर सुकमा कोंटा होते हुए ये नीचे की ओर किस तरफ, तेलंगाना की तरफ में, क्या तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ में क्या कर जाता है, ये निकल जाता है। ठीक है, ये कौन सा था, नेशनल हाईवे नंबर 30। तो कांकेर में यदि बात करते हैं कि प्रमुख रूप से कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करता है, तो कौन सा, NH30 क्रॉस करता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा संभाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में पहला जिला कौन सा, कांकेर जिला। चलिए कांकेर जिला की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो जिला है कौन से जिले से कटकर अस्तित्व में आया था, तो हमने क्या देखा था कि भैया पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 3 थी। 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। ऊपर वाला कौन सा जिला था, बिलासपुर, और नीचे वाला कौन सा जिला था, रायपुर। लेकिन 1906 में रायपुर जिले से ही अलग होकर कौन सा जिला अस्तित्व में आया था, दुर्ग। ठीक है, और आजादी तक जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 3 थी, पढ़े थे हम लोग। फिर क्या देखे थे, 1948 में जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ था, जब रियासत जो है अलग अलग, छत्तीसगढ़ में कितने रियासत थे उस समय, 14 रियासत थे, और रियासतों का जब विलीनीकरण हुआ तो 3 जिले जो है 1948 में अस्तित्व में आए थे, जिसमें से पहला कौन सा था, बस्तर। ठीक है, बिलासपुर से अलग होकर यहां पर हम लोग क्या देखे थे, यहां पर रायगढ़, और ऊपर में क्या था, सरगुजा। ये कब की स्थिति थी, 1948 की स्थिति थी। फिर हमने क्या देखा था कि बस्तर संभाग में यदि परिवर्तन हुआ, देखो बस्तर संभाग तो 1981 में बनेगा। अच्छा, 1948 के बाद में जो अगला परिवर्तन हम लोगों को देखने के लिए मिला था, वो कब देखने के लिए मिला था, 1973 में देखने को मिला था। ठीक है, कब देखने को मिला था, 1973, जब दुर्ग से अलग होकर कौन अस्तित्व में आया था, अपना राजनांदगांव जिला। लेकिन बस्तर संभाग को, यदि बस्तर की बात करते हैं हम लोग, तो बस्तर को 2 भाग में कब काटा गया था, याद करो, 1998 में अलग किया गया था, और ऊपर वाले भाग को हमने क्या बोला था, कांकेर, और नीचे वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था, दंतेवाड़ा। ये कब की स्थिति थी, 1998 की स्थिति थी। और मैंने बताया था कि ये जो कांकेर और दंतेवाड़ा है, उसका नाम वर्ष 2003 में क्या हुआ था, परिवर्तित हुआ था, और कांकेर बना था क्या, उत्तर बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा क्या कहलाया था, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। कहने का मतलब हम लोग अशुद्ध रूप में उस जिले को कांकेर के नाम से भले बुलाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है, उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, और हम लोग पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं, इसी उत्तर बस्तर कांकेर के बारे में। तो सभी हेडिंग क्या लिखेंगे, एक फ्रेश पेज में जो है, मैं जो भी बोर्ड में बनाऊंगा उसको आप लोग को बनाते जाना है, मैं समय दूंगा बराबर। ठीक है, साथ साथ हम लोग याद करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उत्तर बस्तर कांकेर। तो मैंने क्या बताया था, ये जो जिला है कब अस्तित्व में आया भाई, 1998 में, 1998 में ये जो जिला है किससे अलग होकर आया, कहने का मतलब इसका मातृ जिला कौन है, मातृ जिला इसका कौन है, बस्तर है। इसका मातृ जिला कौन है, बस्तर। ठीक है, यदि देखो कांकेर जिले की बात करते हैं, तो कांकेर जो जिला है, ठीक है, ये जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर अब तक, ठीक है, इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इन्होंने प्ले किया है। ठीक है ना, ये जो कांकेर इलाका है, मैंने क्या बोला कि पूर्व पाषाण काल से लेकर या प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर अभी तक, ठीक है, इतिहास में ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। और इतिहास में यदि प्राचीन काल के समय की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में दंडकारण्य नाम का एक क्या हुआ करता था, घनघोर जंगल हुआ करता था। कहां पे, कांकेर की बात कर रहा हूं। और इस घनघोर जंगल की अगर बात करता हूं मैं, तो यहां पर अलग अलग ऋषियों की तपोभूमि हुआ करती थी, जैसे श्रृंगी ऋषि, कौन से ऋषि, श्रृंगी ऋषि, लोमस ऋषि और कंक ऋषि, कंक ऋषि। और इसी कंक ऋषि के, ठीक है, नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, कांकेर।
तो मैंने क्या बोला, इतिहास में यदि पूर्व पाषाण काल से लेकर अभी तक की बात करता हूं तो कांकेर जिला कहीं ना कहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यहां पर बहुमूल्य खनिज के साथ साथ, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग महात्माओं की या ऋषियों की ये तपोभूमि के रूप से भी जानी गई है, जहां पर मैंने क्या बोला, श्रृंगी ऋषि, लोमश ऋषि या कंक ऋषि जो है इस क्षेत्र में तपस्या करते थे, ठीक है, और कंक ऋषि के नाम के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, कांकेर पड़ा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्राचीन समय में यहां पर दंडकारण्य नाम का एक जंगल हुआ करता था। ठीक है, अगर आजादी से पहले की बात करें तो ये जो कांकेर क्षेत्र था एक रियासती क्षेत्र हुआ करता था। कैसा क्षेत्र था, रियासती क्षेत्र था, जहां पर सोमवंशी राजा, कौन सी वंशी, सोमवंशी राजा कन्हर देव द्वारा इस कांकेर रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, मैंने क्या बोला, कांकेर, या जिसको, ठीक है ना, कांकर्ण्य, ठीक है, या काकरेय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये एक रियासती क्षेत्र था, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, सोमवंशी राजा कन्हर देव ने की थी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब ये रियासती क्षेत्र था तो 14 रियासत में से एक रियासत कौन रहा है, अपना कांकेर जिला रहा है। तो आजादी के बाद में जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ, ठीक है, तो 3 रियासत जो है जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे। अभी हमने देखा कौन कौन से रियासत, बस्तर रियासत, रायगढ़ रियासत और सरगुजा रियासत। तो फिर ये कांकेर रियासत के साथ में क्या हुआ, तो जब रियासतों का विलीनीकरण चल रहा था और जब जिला का गठन हो रहा था तो विलीनीकरण के समय में ये जो कांकेर रियासत को किसके अंतर्गत में स्थापित कर दिया गया, बस्तर के अंतर्गत में यहां पर इसे स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और चूंकि मैंने क्या बोला, रियासती क्षेत्र था और आजादी के बाद में, ठीक है, आजादी के बाद में मैंने क्या बोला कि रियासतों का विलीनीकरण किया तो कोई ना कोई एक यहां पर राजा जरूर होंगे जो उस विलय पत्र में क्या किए होंगे, हस्ताक्षर किए होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यहां विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा का नाम भानु प्रताप देव जी थे। तो भानु प्रताप देव जी ने, ठीक है, रियासतों के विलीनीकरण पत्र पर क्या किया, उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो ध्यान में रखना, कांकेर कैसा क्षेत्र था, एक रियासती क्षेत्र था और इस रियासत की स्थापना किसने की थी, सोमवंशीय राजा कन्हर देव ने। ठीक है, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, भानु प्रताप देव। तो जैसा कि मैंने क्या बोला, एक रियासती क्षेत्र था और जब भारत आजाद हुआ था, 1947 का अधिनियम आया था, तो रियासतों के सामने 3 बात रखे गए थे। एक तो क्या, या तो भारत के साथ में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान के साथ में शामिल हो जाए, या तो खुद का एक स्वतंत्र देश की क्या कर ले, स्थापना कर ले। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि भानु प्रताप देव जी ने, ठीक है, भारत के साथ में जाने का क्या किया, फैसला किया और विलय पत्र पर उसने क्या किया, हस्ताक्षर किया। तो जब क्या देख रहे हैं हम लोग कि भाई ये जो रियासत है, कांकेर रियासत जो है, ठीक है, देश के लिए अपने क्षेत्र को देश में क्या कर दिया था, जब उन्होंने मिला दिया था 1947 के अधिनियम के तहत, तो इस क्षेत्र को कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल मिलने चाहिए। तो जब संविधान निर्माती सभा का गठन किया गया था तो अलग अलग क्षेत्र से सांसदों को मनोनीत वहां पर किया गया। तो उस समय जो है यहां पर ध्यान में रखना, संविधान निर्माती सभा में, संविधान निर्माती सभा में कहने का मतलब जब देश में एक अस्थाई गवर्नमेंट का, ठीक है, अस्थाई गवर्नमेंट का जब चुनाव हुआ था तो इस क्षेत्र में से, कांकेर रियासत वाले क्षेत्र में से या एक संसदीय क्षेत्र में से राम प्रसाद पोटाई को मनोनीत सांसद के रूप में स्थान दिया था और उन्हें संविधान निर्माती सभा के सदस्य के रूप में भी स्थान मिला हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो इतिहास में कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज कर चुके हैं कांकेर रियासती क्षेत्र से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वापस से उत्तर बस्तर, यदि कांकेर की बात हम लोग करते हैं
तो मैंने बताया कि पूर्व पाषाण काल से लेकर वर्तमान तक या संविधान निर्माण सभा के गठन से लेकर वर्तमान में भी, ठीक है, ये जो क्षेत्र है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है छत्तीसगढ़ के रूप में, ठीक है ना। तो इसका मातृत्व जिला क्या था भाई? बस्तर। मैंने क्या बताया? ये प्रमुख ऋषियों की तपोभूमि के रूप में भी रही है। कौन कौन से ऋषि यहां पर तपस्या किए हुए हैं? श्रृंगी ऋषि, लोमस ऋषि और कंक ऋषि। और इसी कंक ऋषि के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है अपना? कांकेर। तो मैंने क्या बताया कि ये छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में से एक रियासत था जिसकी स्थापना किसने की? सोमवंशीय राजा कन्हर देव ने की। कांकेर को और किस नाम से जानते हैं? कांकर्ण्य या काकरे के नाम से भी जानते हैं। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? राजा भानु प्रताप देव। और संविधान निर्माती सभा के सदस्य इस क्षेत्र से कौन रहे हैं? राम प्रसाद पोटाई जी रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यदि कांकेर जिला की बात करते हैं, ठीक है, कांकेर जिला की बात करते हैं हम लोग, तो कांकेर जिला जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है? सबसे पहले अपने को ये चीज को देखना है। तो कांकेर जिला के ऊपर में जस्ट मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, मैप बनाना सिखाया था, तो मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया था। और ये कौन सा जिला था? राजनांदगांव जिला। जो कि राजनांदगांव जिला वर्ष 2022 में, ठीक है, इस जिले से अलग होकर क्या आया था? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, ऊपर क्या था? राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। और जस्ट यहां पर कौन सा जिला हुआ करता था? बालोद। कौन सा जिला? बालोद। और यहां से कौन सा जिला लगता है? धमतरी जिला। तो कहने का मतलब यदि कांकेर जिला की बात करते हैं तो ये कौन कौन से अन्य जिलों से घिरा हुआ है? तो देखो, सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? नारायणपुर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा धमतरी, चौथा बालोद, पांचवा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है ना। तो कांकेर जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है भाई? 5। कौन कौन से? नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी, बालोद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते जाना और याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? उत्तर बस्तर कांकेर, ठीक है, जिसका मातृ जिला कौन है? मैंने बताया मातृ जिला इसका क्या है? बस्तर। मातृ जिला बस्तर। और जिला मुख्यालय क्या है? जिला मुख्यालय क्या है इसका? कांकेर, ठीक। चलिए बढ़े। तो हमने अभी क्या देखा? कांकेर जिला जो है कितने जिलों से घिरा हुआ भाई? ये उत्तर पश्चिम में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इधर से बालोद, ठीक, यहां से क्या लगता है? धमतरी, धमतरी जिला, इस तरफ से कोंडा गांव और इस भाग से नारायणपुर। और इधर किसकी सीमा लगती है? महाराष्ट्र की सीमा लगती है। जैसे कि हमने क्या देखा, मैंने बोला था कि नेशनल हाईवे को रेफरेंस लेकर हम लोगों को चलना है। और राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा था? NH-30 था, जो कि कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी होते हुए कहां पर प्रवेश करता है? धमतरी होते हुए कहां पर प्रवेश करता है? कहां पे प्रवेश करता है? कांकेर में। और उसके बाद में ये किस तरफ में निकल जाता है? कोंडा गांव के तरफ में। तो ध्यान में रखना, यहां कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे नंबर 30। तो यदि कांकेर जिले की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में यहां पर तहसीलों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। और मेजरली यहां पर नेशनल हाईवे नंबर 30 क्या करता है? क्रॉस करता है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, यहां से दो स्टेट हाईवे भी क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक है बालोद से आता हुआ स्टेट हाईवे नंबर 05 और मोहला मानपुर से चलते हुए स्टेट हाईवे नंबर
06, ठीक है। और यही स्टेट हाईवे नंबर 06 जो है, ठीक है, कांकेर को क्रॉस करते हुए धमतरी के तरफ में क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक। तो मेनली क्या देख रहे हैं हम लोग, नेशनल हाईवे नंबर 30, स्टेट हाईवे नंबर 05 और स्टेट हाईवे नंबर कौन सा, 06, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, यहां पर तहसीलों की कुल संख्या कितनी है भाई, 11, और जिसमें से जैसे ही हम लोग NH30 से धमतरी जिले से बढ़ते हुए हम लोग जब कांकेर जिले में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर मिलता है पहला तहसील चारामा। कौन सा, चारामा। और इसी चारामा से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को जिला मुख्यालय, ठीक है, क्या मिलता है यहां पर, कांकेर, ठीक है। तो कांकेर कहां पे देख रहे हैं हम लोग, चारामा और कांकेर दोनों कहां है, NH30 में है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, चारामा के बाद में कांकेर, कांकेर के बाद में तीसरा जो तहसील है यहां नरहरपुर। बोलो एक बार, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, 3 बार बोलो, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, ठीक है। चारामा, कांकेर, नरहरपुर। कुल तहसीलों की संख्या कितनी है यहां, 11, जिसमें चारामा, कांकेर, नरहरपुर। वही स्टेट हाईवे नंबर 05 में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो यहां पर चौथा तहसील हम लोग को देखने को मिलेगा, भानु प्रतापपुर। कौन सा तहसील, भानु प्रतापपुर। और भानु प्रतापपुर से ही आगे जब हम लोग स्टेट हाईवे नंबर 05 में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अपने को मिलेगा अंतागढ़। क्या मिलेगा, अंतागढ़। तो भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़। वही स्टेट हाईवे नंबर 06 से जब हम लोग कांकेर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक तहसील पड़ेगा जिसका नाम है दुर्ग कोंदल। क्या, दुर्ग कोंदल। और इसी स्टेट हाईवे में आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ में मिलेगा कोयली बेड़ा। कौन सा तहसील, कोयली बेड़ा। कितने हो गए स्टार्टिंग से, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, कोयली बेड़ा। कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर आते हैं अगला, इस तरफ में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा पखांजूर। पखांजूर, क्या देखने को मिला, पखांजूर। क्लियर है। अगला तहसील कौन सा, पखांजूर। पखांजूर के इस तरफ में नवीन तहसील सरोना। नवीन तहसील क्या, सरोना, ठीक है। एक और नवीन तहसील बांदा। एक और नवीन तहसील क्या, बांदा या बांदे, बांदा या बांदे। कौन कौन सा हो गया भाई, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, कोयली बेड़ा, ठीक है। पखांजूर, सरोना, बांदे या बांदा। अगला तो देख रहे हैं एक तरफ क्या है, कोयली बेड़ा, एक तरफ में आप लोग लिखोगे आमा बेड़ा। आमा बेड़ा, क्या, आमा बेड़ा। कितने हो गए, 11। तो तहसीलों की संख्या कितनी है, देखो यहां पर बना रहे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, पूरा एक पेज में जो है आप लोगों को कांकेर जिला के बारे में बनाते हुए चलना है भाई, ठीक है। लेकिन इसको ना अपने कॉपी में ऐसे भी लिखेंगे आप, भाई तहसील कितने हैं, तहसीलों की संख्या कितनी है, 11। और 11 तहसील में सबसे पहले हम लोग क्या देखे, सबसे पहले चारामा, चारामा के बाद कांकेर, कांकेर के बाद नरहरपुर, नरहरपुर, नरहरपुर के बाद भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर के बाद में अगला अंतागढ़, अंतागढ़ के बाद में दुर्ग कोंदल, दुर्ग कोंदल के बाद कोयली बेड़ा, कोयली बेड़ा। 8वां क्या देखें हम लोग, पखांजूर, पखांजूर। 9वां सरोना,
10वां बांदे और 11 आमा बेड़ा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे नोट करते हुए भी आप लोग चलेंगे। तो वर्तमान में कांकेर जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? 11। याद हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन रटते मत रहना भाई, ठीक है? क्योंकि अपने पास में कुल कितने तहसील हैं? स्टेट में 251 है, ठीक है? आप लोग केवल तहसील रटते रह जाओगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर जाओगे? छोड़ जाओगे। मैंने आप लोग को कुछ सीक्वेंस समझाया है, सबसे पहले जो है हम लोग को उस सीक्वेंस के ऊपर में फोकस करना है। देखो, जिला परिदर्शन इसके कारण पढ़ा जाता है कि उस जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है, एक ओवरव्यू हम लोग को मिल जाए। लेकिन पढ़ते पढ़ते जो है हम लोग को सबसे ज्यादा हम लोग को हर जिले से जो सीखना है वहां पर उपस्थित प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, दूसरा वहां पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, ठीक है, तीसरा वहां पर पाए जाने वाले वाटर फॉल के बारे में, या कुछ यदि परियोजना वहां पर चल रही है तो उसके बारे में। ये 4-5 जो पॉइंट है, इसी को ही हर जिला में आप लोग को सीखते हुए चलना है, ठीक है? तो देखिए हम लोग वर्तमान में कितने तहसील हैं कांकेर में? 11। कौन कौन से? अगेन एक बार, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, कोयली बेड़ा, पखांजूर, सरोना, बांदे, आमा बेड़ा, ठीक है? एक बार अगेन, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, कोयली बेड़ा, पखांजूर, सरोना, बांदे, आमा बेड़ा। तो कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 11। अब अगला आते हैं, यहां पर उपस्थित प्रमुख पहाड़ियों के ऊपर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर में बात करेंगे, प्रमुख पहाड़ियों के ऊपर में। तो प्रमुख पहाड़ी में सबसे पहले हम लोगों को भानु प्रतापपुर तहसील में यहां पर हम लोगों को एक पहाड़ी दिखाई पड़ेगी जिसको कहते हैं हम लोग आरी डोंगरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? आरी डोंगरी की पहाड़ी। इसी भानु प्रतापपुर तहसील से तांदुला नदी का उद्गम हम लोगों को देखने को मिलता है। किसका उद्गम देखने को मिलता है? तांदुला, जो कि किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है तांदुला? शिवनाथ की सहायक नदी है, जो कि कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील से निकलकर बालोद होते हुए, ठीक है, आगे बढ़कर ये शिवनाथ नदी में क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है। ठीक बात है कि नहीं? तो आरी डोंगरी वही अंतागढ़ के पास में हम लोगों को, ठीक है, ध्यान में रखना, आरी डोंगरी और अंतागढ़ के नीचे अगर हम लोग जाएंगे यहां पर, तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा राव घाट। क्या देखने को मिलेगा? राव घाट, ठीक है। कांकेर के इस तरफ में हम लोगों को देखने को मिलेगा गड़िया पहाड़। कौन सा पहाड़? गड़िया पहाड़। तो कौन कौन सी 3 पहाड़ियां देखे अभी हम लोग? सबसे पहले आरी डोंगरी की पहाड़ी, फिर राव घाट, फिर गड़िया पहाड़। बीच में, ठीक है, अंतागढ़ के जस्ट ऊपर नॉर्थ की तरफ में अपने को देखने के लिए मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। इस मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम हुआ है, जो कि महानदी की क्या है? सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी कौन? ठीक है, दूध नदी, जो कि कहां से निकलती है? मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है। तो कौन कौन सी पहाड़ियां देख ली है हम लोग? सबसे पहले आरी डोंगरी की पहाड़ी, दूसरा राव घाट की पहाड़ी, गड़िया पहाड़ी, उसके बाद में मलाज कुंडम के बाद में एक और पहाड़ी यहां पर है, कोंडा पहाड़ी करके, ठीक है। एक और पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी पहाड़ी? कोंडा पहाड़ी। तो प्रमुख कितनी पहाड़ियां यहां पे? 4 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? आरी डोंगरी, मलाज कुंडम, गड़िया पहाड़, कोंडा पहाड़। एक और है सोनई पहाड़ी करके, सोनई पहाड़ी, ठीक है। तो पहाड़ी प्रमुख पहाड़ियां क्या है? कौन कौन है? आरी डोंगरी, मलाज कुंडम, राव घाट, गड़िया पहाड़। कौन कौन सी? अगेन स्टार्ट करो, आरी डोंगरी, फिर मलाज कुंडम, फिर राव घाट, गड़िया पहाड़ी, फिर कोंडा सोनई की पहाड़ी। अब देखो अलग अलग पहाड़ी में, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है ना? इसको हम लोग जब ये पूरा हम लोग जिले में सारा चीज बना लेंगे, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे कि गड़िया पहाड़ी, यहां पर
भाई गड़िया महोत्सव का क्या होता है, आयोजन होता है यहाँ पर, ठीक है। राजा धर्मदेव के द्वारा यहाँ ऊपर राजधानी की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी, और उस राजा के 2 लड़कियां थी, सोनई और रुपई, ठीक है। वो तालाब में खेलते हुए डूबकर खत्म हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग पहाड़ी या अलग अलग क्षेत्र के पीछे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार पूरा बना लेते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं, फिर जो है उस कहानियों के ऊपर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी पहाड़ी, अगेन एक बार आओ। सबसे पहले आरी डोंगरी की पहाड़ी, फिर मलाज कुंडम की पहाड़ी, फिर रावघाट, फिर गड़िया पहाड़, फिर कोंडा पहाड़ और सोनई की पहाड़ी। तो अगला काम क्या रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया क्या कि ऐसे करके कॉपी में अलग से आप लोग क्या करते जाओगे, प्रमुख प्रमुख चीजों को लिखते हुए जाओगे। तो क्या क्या पहाड़ियां, पहला क्या लिखेंगे सीक्वेंस में, पहाड़ियां। और पहाड़ियां में सबसे पहला कौन सा पहाड़ी देखें हम लोग, आरी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक है। दूसरा मलाज कुंडम की पहाड़ी। मैंने कौन सी नदी का उद्गम होता है करके बताया, यहां से दूध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तीसरा रावघाट की पहाड़ी। चौथा गड़िया पहाड़ी। पांचवा कोंडा पहाड़, और छठवा कौन सा पहाड़, सोनई पहाड़, ठीक है। तो ध्यान में रखना कितनी पहाड़ियां हैं यहां पर, प्रमुख 6 अलग अलग पहाड़ी हम लोगों को यहां पर नजर में आती है। चलिए फिर आगे बढ़े अगले स्टेप की ओर। तो कितने तहसील, आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर तहसील से तांदुला नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए चलो। तो अभी क्या क्या देखें हम लोग, तहसीलों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। और पहाड़ कौन कौन से हैं, सबसे पहले आरी डोंगरी की पहाड़ी, फिर मलाज कुंडम, फिर रावघाट, फिर गड़िया पहाड़ी, फिर कोंडा पहाड़, फिर सोनई की पहाड़ी। चलो अगला जो प्रमुख है, मैंने क्या बोला कि पहाड़ियों के बाद में जो प्रमुख है, यहां पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो यहां पर प्रमुख रूप से ना 3 खनिज जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रमुख रूप से कितने खनिज, प्रमुख रूप से खनिज जो है अपने को 3 देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सबसे पहले लौह अयस्क, दूसरा ध्यान में रखना बॉक्साइड, और तीसरा, ठीक है, तीसरा ध्यान में रखना सोना, ठीक है। तो प्रमुख रूप से कितने खनिज जो हम लोगों को यहां पर दिखाई पड़ते हैं, 3, लौह अयस्क, बॉक्साइड और सोना। चलिए कहां कहां पर ये देखने को मिलेंगे उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रमुख रूप से ये जो 4 पहाड़ियां हैं, सबसे पहले कौन सा देखें हम लोग, आरी डोंगरी, दूसरा मलाज कुंडम, रावघाट, गड़िया। ये चारों पहाड़ी में हम लोगों को आयरन ओर की उपलब्धता देखने को मिलती है। किसकी उपलब्धता देखने को मिलती है, आयरन ओर की उपलब्धता देखने को मिलती है। इसके अलावा ठीक है 4 गांव, इसके अलावा 4 गांव, ठीक है। इसके अलावा कहां, 4 गांव मेटा बोदली, 4 गांव मेटा बोदली, हाहा, लद्दी, ठीक है ना। 4 गांव मेटा बोदली, हाहा, लद्दी, ठीक है। तो ये पूरा जो है आयरन ओर वाला बेल्ट है। ये पूरा क्या है, आयरन ओर वाला क्या है, बेल्ट है, ठीक है। जहां पर लौह अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति हम लोग को दिखाई पड़ती है। यदि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की हम लोग बात करें या लौह अयस्क की बात करें, ठीक है, तो 4 प्रकार के अयस्क जो है हम लोग को दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे फाइनेस्ट किस्म का आयरन ओर जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नाटाइट होता है। सबसे फाइनेस्ट किस्म का कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। और दूसरा जो अच्छा किस्म होता है लोहे का, वो कौन सा होता है, अपना हेमेटाइट। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से हेमेटाइट किस्म का ही लौह अयस्क हम लोग को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, बताओ। चारों पहाड़ियों में कौन कौन सा नाम पढ़े हम लोग, आरी डोंगरी, मलाज कुंडम, रावघाट, गड़िया पहाड़, 4 गांव
मेटा बोदली आहा लद्दी। अगेन एक बार रिपीट करो, आरी डोंगरी, मलाज कुंडम, राव। अच्छा, यही राव घाट से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। किससे की जा रही है? राव घाट माइन से की जा रही है। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क जो मिलता है वो कहां से मिलता है? राव घाट की खदान से मिलता है। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ कहां कहां लौह अयस्क, क्या क्या देखें हम लोग? सबसे पहले आरी डोंगरी, मलाज कुंडम, ठीक है, राव घाट, गड़िया पहाड़, चार गांव, मेटा बोदली, आहा लद्दी। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, कोलमनार। कौन सा? कोलमनार। कोलमनार, ठीक है। तो ये पूरा जो है आयरन ओर का क्या है? बेल्ट है। केवल एक जगह कोलमनार के पास में ही तांदुल, ठीक है, यहां पर किसकी प्राप्ति होगी? बॉक्साइट की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? बॉक्साइट की प्राप्ति होगी। चलो, तो एक तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे? अभी आयरन ओर के बारे में पढ़े। अगला, ठीक है, अगला ध्यान में रखना, ये जो कोंडा गांव है, कोंडा गांव में देखेंगे यहां पर एक प्रमुख, ठीक है, पहाड़ी बोलो या बस्तर का प्रवेश द्वार बोलो। अच्छा, बस्तर का प्रवेश द्वार हम लोग किसको बोलते हैं? केशकाल घाटी। ठीक है, और केशकाल घाटी कहां पे है? कोंडा गांव। और उसका एक भाग कहां पे लगता है? अपना कांकेर में लगता है। तो ध्यान में रखना, इस केशकाल वाले भाग में, इस केशकाल घाटी वाले भाग में से किसकी प्राप्ति होती है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट कहां कहां मिल रहा है? तांदुल और केशकाल में किसकी प्राप्ति हो रही है? ध्यान में रखिएगा, किसकी प्राप्ति हो रही है? बॉक्साइट की प्राप्ति हो रही है। कहां कहां बॉक्साइट की प्राप्ति हो रही है? वापस से बोलो, केशकाल घाटी और तांदुल। क्लियर है? चलो एक बार वापस से रिपीट करते हुए चलते हैं हम लोग। कितने तहसील? कुल 11 तहसील। कौन कौन से? चारामा, कांकेर, नरहरपुर। कौन कौन से? चारामा, कांकेर, नरहरपुर, फिर भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल, फिर कोयलीबेड़ा, पखांजूर, सरोना, बांदे, आमाबेड़ा। कितनी पहाड़ियां? 5। ठीक है, पहली कौन सी? आरी डोंगरी, फिर मलाज कुंडम, फिर रावघाट, गड़िया पहाड़, कोंडा पहाड़, सोनई पहाड़। कौन कौन सी? अगेन, आरी डोंगरी, मलाज कुंडम, रावघाट, गड़िया पहाड़, कोंडा, सोनई पहाड़। ठीक। खनिजों में कितने खनिज जो हम लोग को यहां पर प्रमुखता दिखाई पड़ते हैं? 3। पहला कौन सा? लौह अयस्क। चारों पहाड़ी कौन कौन सी पहाड़ियां? आरी डोंगरी, मलाज कुंडम और रावघाट और गड़िया पहाड़। इसके अलावा 4 गांव, देखो 4 पहाड़ी पड़े, 4 पहाड़ी से क्या बना लेंगे? 4 गांव। 4 गांव में एक मोटी लड़की रहती थी जो कि हा 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 करके क्या करती थी? हंसती थी। ठीक, तो 4 गांव, मेटा बोदली, आहा लद्दी। कौन कौन से? 4 गांव, मेटा बोदली, आहा लद्दी और कोलमनार। क्लियर है? बॉक्साइट कहां कहां से मिलता है? तांदुल और केशकाल। चलिए अगला आते हैं हम लोग, अगला आते हैं सोना। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग सोना। तो ये अगर हम लोग स्टेट हाईवे 5 और स्टेट हाईवे 6 से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 2 क्षेत्र पड़ेगा, सोनदेही और मिचगांव। कौन कौन सा? सोनदेही, ठीक है, इसको सोनादेही या सोनदेई भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सोनादेही या फिर सोनदेई भी कह रहे हैं। सोनदेई और मिचगांव, यहां पर किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्ण की प्राप्ति होती है। सही सही बनाना ना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं। ठीक है, और हौच पौच नहीं करना है। मैं इसी के कारण बोला कि फुल पेज में और ब्लैंक कॉपी में आप लोग सारा चीज को बनाओगे, है ना? मेरे को ब्लैंक कॉपी में देखना चाहिए। ठीक, तो सोनदेई और मिचगांव में किसकी प्राप्ति हो रही है भाई? सोने की, स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वैसे बहुत कम मात्रा में स्वर्ण जो है हम लोग को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, क्योंकि देश का 99% जो सोना है वो अकेला कर्नाटका दे देता है।
ठीक है। बाकी जगह जो है, ठीक है, थोड़े बहुत मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जिसमें से 2 स्वर्ण के क्षेत्र जो है सोनदेई और मिच गांव। ठीक है, अगेन अगला काम क्या करना है आपको, साइड बाय साइड क्या बनाते चलना है अपने को, नोट्स कॉपी में भी लिखते चलना है। तो लौ अयस्क कौन कौन सी 4 पहाड़ी बोलते जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी के बाद मलाज कुंडम, फिर राव घाट, फिर राव घाट के बाद गड़िया पहाड़, फिर चार गांव के बाद मेटा बोदली, और मेटा बोदली के बाद हाहा लद्दी और कोलम नार। बॉक्साइट की प्राप्ति कहां होती है, तांदुल और केश। काल वाला क्षेत्र स्वर्ण की प्राप्ति सोनदेई और मिच गांव में। ठीक है, सोनदेई और मिच गांव में। बढ़े आगे, याद होते चल रहा है, याद हो रहा है सभी को। चलिए बढ़े आगे। तो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया था कि पहले पहाड़ी देखेंगे हम लोग, पहाड़ी के बाद में किस में पहुंचेंगे, खनिज में। अब खनिज के बाद में हम लोग यहां पर देखते हैं किसके बारे में, कुछ वाटरफॉल और यहां से निकलने वाली या यहां बहने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर प्रमुख नदियों की अगर बात करते हैं, प्रमुख यदि नदियों की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो प्रमुख नदी में आप लोगों को पता है कि महानदी का जो उद्गम है कहां से होता है, धमतरी के सिहावा से होता है। कहां से होता है, धमतरी के सिहावा। और ये छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को क्रॉस करते हुए आगे चलकर किधर चले आती है, उड़ीसा के तरफ में बढ़ जाती है। तो धमतरी के बाद में, मतलब धमतरी के सिहावा से ये कहां पे प्रवेश कर रही है, ठीक है, कहां पे प्रवेश कर रही है अपना, ये कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम लोग, कांकेर। और उसके बाद में ये किस तरफ निकल जाती है, बालोद के तरफ में। ये कौन सी नदी है, महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी, ध्यान में रखना, महानदी। ठीक, तो ये धमतरी से प्रवेश की, और धमतरी से प्रवेश करने के बाद में ये बालोद के तरफ में क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है भाई महानदी, 11 अलग अलग जिलों पे महानदी प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसमें धमतरी के बाद में कांकेर, बालोद, ठीक है, वापस धमतरी, ठीक, फिर गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, ठीक है, बलौदा बाजार, ऐसे होते हुए कुल 11 जिले पे ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो महानदी। और मैंने आप लोगों को बताया कि मलाज कुंडम की पहाड़ी से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, दूध नदी। ठीक है, तो दूध नदी, ध्यान में रखना, कौन सी नदी, दूध नदी कहां से निकल रही है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है। और ये जिस स्थान पर मिलती है वहां पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं दुधवा जलाशय। कौन सा जलाशय, दुधवा जलाशय। कौन सा जलाशय, दुधवा जलाशय, जो कि 1962 से 65, देखो एक बार क्वेश्चन आया था 1963 में, ये जो दुधवा जलाशय है, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था। कौन सा जलाशय, दुधवा जलाशय। ये किसके संगम पर है भाई, किसका संगम पर है, दूध नदी और महानदी के संगम पर है। क्लियर है, दूध नदी और किसके संगम पर है, महानदी के संगम पर है। ठीक, तो कौन कौन सी अभी प्रमुख नदियों में हम लोग देख लिए। सबसे पहले महानदी, जो कि धमतरी के सिहावा से बढ़ते हुए किधर प्रवेश करती है, कांकेर, और फिर किधर निकल जाती है, बालोद की ओर। और वही मलाज कुंड से कौन सी नदी, दूध नदी, किससे जाकर मिलती है, महानदी। तो मतलब ये दूध नदी किसकी सहायक नदी होगी, महानदी की सहायक नदी होगी। अच्छा चलो छोटा वाले एक मैप में देखते हुए चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि यदि बस्तर संभाग की बात करें तो ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आता है, गोदावरी। तो गोदावरी नदी थोड़ा सा बस बीजापुर को टच करती है, भद्रकाली नामक स्थान को, और नीचे से क्या हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन वही हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, इंद्रावती। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, इंद्रावती, जो कि
बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में बहते हुए आगे चल के बीजापुर में ही भद्रकाली नामक स्थान पर गोदावरी नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, इस इंद्रावती की सहायक नदी एक निकलती है मोहला मानपुर से कांकेर होते हुए नारायणपुर टच करते हुए, कौन सी नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कोटरी नदी। कौन सी नदी, कोटरी नदी। मतलब कांकेर के पश्चिमी सीमा पर एक और नदी स्थित होगी जिसका नाम क्या है, कोटरी नदी। चलो अगला आते हैं, कौन सी नदी, कोटरी नदी। तो कोटरी नदी हम लोग कहां से देख रहे हैं, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी से बहते हुए ये कौन सी नदी है, कोटरी नदी। कौन सी नदी, कोटरी नदी। बन गया, कौन सी नदी, कोटरी नदी। बढ़े आगे, बढ़े, चलिए। फिर यहां पर एक स्थानीय नदी भी हम लोगों को बहते हुए दिखती है, मायना नदी। ठीक है, कौन सी नदी, मायना नदी। ठीक है, मायना नहीं, इसको चेंज करो, मथोली, सॉरी, मथोली नदी। मायना इस तरफ में है ना, मथोली नदी। और इस मथोली नदी पर एक जलप्रपात भी है जिसको हम लोग बोलते हैं खेरकट्टा जलप्रपात। इस मथोली नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, खेरकट्टा जलप्रपात। खेरकट्टा जलप्रपात। तो ये कौन से नदी पर है, मथोली नदी पर है। और एक और स्थानीय नदी मैंने क्या नाम दिया, क्या नाम बोला अभी, मायना। इसमें एक, ठीक है, मायना या नैनी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। इसमें ध्यान में रखना, मायना परियोजना संचालित है। कौन सी परियोजना, मायना। ठीक है, इसको जब हम लोग नदी और जब परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसको और हम लोग सेपरेट देखते हुए चलेंगे। अभी प्रमुख नदियों में हम लोग क्या क्या देखे, ठीक है, कौन सी नदी, महानदी। ठीक है, उसके बाद मलाज कुंड से निकलते हुए दूध नदी, जो कि किससे मिल गई, महानदी से। और संगम पर कौन सा जलाशय है, दुधवा जलाशय है। ये दुधवा जलाशय कब बनाया गया, कब अस्तित्व में आया, 1963 को। अच्छा, एक हम लोग स्किप कर रहे हैं, भानु प्रतापपुर तहसील से बालोद की तरफ में कौन सा, तांदुला नदी। कौन सा नदी, तांदुला। तो प्रमुख नदियों में क्या क्या देख रहे हैं जो कि कांकेर जिले में प्रवाहित होती है, पहला महानदी, फिर दूध नदी, फिर तांदुला, फिर मायना, फिर मथोली और कोटरी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। तो ये क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक, सिर्फ नाम लिख लेना ना, कांकेर जिले में या कांकेर जिले से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां। जैसे हम लोग सब हेडिंग देते हुए अलग से लिख रहे हैं, पॉइंट बनाते हुए, तो उसमें नाम लिख लेना क्या क्या, पहला महानदी। ठीक है, नदी वाला चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे ना। पहला कौन सा नदी, महानदी। दूसरा दूध नदी। एक सब पॉइंट बना लेंगे सभी, लिखो चलो, पहला महानदी, दूसरा दूध नदी। लिख लेना दूध नदी, दूध नदी महानदी की सहायक नदी है। दूध नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इनके संगम पर कौन सा जलाशय स्थित है, दुधवा जलाशय स्थित है। और यह जलाशय का निर्माण कब किया गया था, 1963 में किया गया था। दुधवा जलाशय का निर्माण कब किया गया था, 1963 में किया गया था। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा प्रमुख नदी में तांदुला, कोटरी, तांदुला लिख लेना वहां पर। यह किसकी सहायक नदी है भाई, शिवनाथ
उसके बाद कोटरी, मैंने बताया कोटरी नदी का उद्गम कहां से है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। एक ओवरव्यू लेते हुए बस चलना, ठीक है। बाकी हम लोग नदी वाले चैप्टर में इसको सेपरेट पढ़ेंगे। इसके अलावा मथोली नदी, कौन सा जलाशय बोला मैंने यहां पर? खेरकट्टा जलाशय, खेरकट्टा जलाशय। फिर मायना, यहां पर कौन सी परियोजना है? मायना परियोजना। चलो बढ़े आगे। अब चलो कुछ प्रमुख स्थल को हम लोग, ठीक है, पढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसे प्रमुख स्थल में सबसे पहले हम लोगों को, ठीक है, और कौन सा कलर बच गया? व्हाइट कलर यूज नहीं किया ना बीच में, चलो ठीक। प्रमुख स्तर में चारामा से जब हम लोग कांकेर की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा लखनपुरी। क्या? लखनपुरी, लखनपुरी, ठीक। नीचे में नथिया नवागांव, नथिया नवागांव, लखनपुरी। लखनपुरी के नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग? नथिया नवागांव। चारामा के जस्ट बाजू में ही गोटी टोला। चारामा के जस्ट बाजू में क्या देख रहे हैं हम लोग? गोटी टोला। क्या क्या देखे हम लोग? सबसे पहले लखनपुरी, नथिया नवागांव और गोटी टोला, ठीक, गोटी टोला। फिर नीचे आओगे कांकेर के, ठीक है, ये तीन देखे। क्या क्या देखे हम लोग? गोटी टोला, लखनपुरी और नथिया नवागांव। कांकेर के नीचे सिंगार भाट, सिंगार भाट, ठीक है, और पंचवटी। सिंगार भाट और पंचवटी। क्या क्या देखे हम लोग? सिंगार भाट और पंचवटी। ऐसी मान्यता है, ठीक है, कि माता सीता का अपहरण यहां से हुआ है और ऐसी मान्यता अलग अलग राज्यों में भी है, ठीक है ना। ऐसी एक मान्यता किनके साथ में है? कहां पे है? पंचवटी एक्चुअल में है कहां पे? नासिक में है, ठीक है। तो उन लोग भी बोलते हैं कि माता सीता का अपहरण कहां से हुआ था? यहीं से हुआ था। ऐसे ही स्थानीय परंपरा में यहां पर भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि माता सीता जो है, ठीक है, अपने वनवास काल के दौरान जो राम जी और सीता माता है उनका निवास यहाँ पे रहा है और इसी पंचवटी नामक स्थान पर उनका क्या हुआ है? अपहरण हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो दोनों स्टेट जो हैं, ठीक है, ये क्लेम करते हैं कि भैया माता सीता मेरे यहां रह रही थी, मेरे यहां रह रही थी, ठीक है। तो अपने को भैया अपने छत्तीसगढ़ के हिसाब से पढ़ना है और क्या मान के चलना है, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन में हम लोग को दिखे, है ना, तो ये बता देना है कि माता सीता जो है यहां रही हैं और उनका अपहरण यहां से हुआ है। ऐसे बहुत सारे डिबेटिकल चीजें जो है ना हम लोग को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, सिंगार भाट जंगल वॉरफेयर स्कूल है यहां पर, ठीक है। अभी देखो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये जो पूरा संभाग है कहीं ना कहीं नक्सलाइट एक्टिविटी के कारण बहुत ही ज्यादा क्या रहा है? प्रभावित रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक जंगल वॉरफेयर स्कूल की भी, ठीक है, स्थापना की गई है जहां पर, ठीक है, जहां पर नक्सलाइट लोगों से निपटने के लिए क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। चलो लाइन से लिखते जाते हैं हम लोग। चारामा, गोटी टोला, लखनपुरी, नथिया नवागांव। अच्छा, एक और चीज, ये गोटी टोला के या चारामा तहसील के अंतर्गत में ना दो गुफाएं भी हैं। दो क्या है? गुफाएं भी हैं, ठीक। एक तो उड़कुड़ा, ये भी प्री हिस्टोरिक प्लेस है। मैंने क्या बोला? प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल उड़कुड़ा। कौन से तहसील के अंतर्गत में? चारामा, उड़कुड़ा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि भाई ये जो कांकेर है इसका जो इतिहास है वो प्राचीन काल से लेकर अब तक रहा है। अब तक कैसे? भाई रावघाट से हम लोग लौह अयस्क कहां पे आपूर्ति कर रहे हैं? भिलाई स्टील प्लांट में। जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी ये क्या होगा? इतिहास बन जाएगा। इतिहास होता क्या है? इति और हास। इति मतलब
जिसका अंत हुआ, और हाश मतलब, ठीक है, हाश मतलब उस घटना का पूरी तरीके से डेप्रिसिएशन हो चुका। डेप्रिसिएशन मतलब जैसे मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कुछ समय के बाद में मेरी क्लास खत्म हो जाएगी और मैं इस गेट से क्या हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ये घटना का क्या हुआ, अंत हुआ। और इस घटना के कारण आप लोग कुछ चीज तो सीख कर यहां से गए हुए होंगे। कहने का मतलब मेरे चीजों को उपभोग करने वाले कौन हुए, आप लोग हैं। और उपभोग करने के बाद में किसी भी वस्तु का डेप्रिसिएशन या क्या हो जाता है, हास हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये घटना का जो कंजम्पशन है वो आप सब कर रहे हैं। ठीक है, और आपके कंजम्पशन के कारण, ठीक है, क्या हो जा रहा है बताओ, डेप्रिसिएशन हो जा रहा है। मतलब मेरा नॉलेज कम नहीं हो जा रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब घट जाना। ठीक, क्लियर है। तो इतिहास मतलब एक ऐसा घटना जिसका जो क्या हो चुका है, जिसका अंत हो चुका है, जिसकी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, हास हो चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। तो प्राचीन काल से लेकर अब तक कांकेर जो है इतिहास में कहीं ना कहीं जो है अलग अलग समय में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके तहत हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टोन एज के समय का, ठीक है, प्राचीन काल के समय का एक गोटी टोला नामक स्थान पर कुछ ऐसी आकृतियां यहां के पत्थर में देखी गई है जिसमें एलियन के प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, मतलब बकायदा अगर देखोगे ना, गोटी टोला करके सर्च करोगे, वहां पत्थरों में ऐसी आकृति आप लोग को देखने के लिए मिलेगी जो कि एलियन के समान है और जो बकायदा एलियन के जैसे सूट पहने हुए हैं। वहां पर ऐसे कुछ स्पेसशिप भी बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है एलियन का एक निवास स्थल भी रहा है। कैसे रे, ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर मैं वहीं से हूं, ठीक, क्योंकि शैतानी तो वैसे ही करते हो बेटा तुम लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई उस समय के मनुष्यों को कैसे पता चला कि भविष्य में एलियन नाम का कुछ चीजों के ऊपर में भी चर्चा होगी और ऐसे कुछ स्पेसशिप दिखता होगा और ऐसे कुछ सूट पहने हुए होंगे। लेकिन यहाँ के, ठीक है, शैल चित्रों में जो पेंटेड रॉक है उसमें हम लोग को एलियन की आकृति भी दिखाई पड़ी है। तो चारामा, ठीक है, और गोटी टोला नामक स्थान पर एलियन नुमा आकृति जो है हम लोग को देखने को मिली है। तो चलिए हम लोग इसको, इन स्थल के बारे में थोड़ा सा लिखते हुए और पढ़ते हुए अब सेपरेटली क्या करते हैं, चलते हैं। तो लिखो सबसे पहले, ठीक है, गोटी टोला। तो मैंने क्या बोला, कुछ स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत में पहला गोटी टोला। और मैंने क्या बताया, गोटी टोला नामक स्थान पर एलियन की, एलियन नुमा आकृति यहां के पेंटेड रॉक में या शैल चित्रों पर, पेंटेड रॉक पर या शैल चित्रों पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, शैल चित्रों पर दिखाई पड़ती है। यहां पर सीता रामगुड़ा नामक स्थान, सीता रामगुड़ा नामक स्थान पर ये शैल चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो गोटी टोला का, ठीक है, कौन सा स्थान, सीताराम गुड़ा नामक स्थान पर यह शैल चित्र दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट आओ, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल, कौन, उड़कुड़ा। देख रहे हैं ना, गोटी टोला के बाद में हम लोग कहां पे पहुंचे, उड़कुड़ा में लिखना, यहां पर मेगालिथिक रिमेन्स या मेगालिथिक अवशेष लिख दो। हम लोग कुछ क्या देख रहे हैं, प्राचीन कालीन, ठीक है, स्थल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, गोटी टोला। और गोटी टोला में क्या देख रहे हैं हम लोग, एलियन की आकृति हम लोगों को किस पे दिखाई पड़ी, पेंटेड रॉक्स में। दूसरा मैंने क्या बोला, उड़कुड़ा मेगालिथिक, ठीक है, मेगालिथिक। अच्छा,
मेगालिथिक टाइम किसको बोलते हैं? हाँ जी, नहीं, उसका पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये मतलब एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में हम लोग प्रवेश करते रहते हैं ना, उस समय का समय है जब इंसानों ने, ठीक है, पत्थरों के औजार बनाना क्या कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे, है ना। मतलब ये कब का समय है? जब हम लोग पूर्व पाषाण से किस तरफ में प्रवेश करते हैं? मध्य पाषाण। फिर मध्य पाषाण से हम लोग किस में जाएंगे? नव पाषाण। तो जब हम लोग पूरा पाषाण से मध्य पाषाण की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उस समय तक इंसानों ने, ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करना स्टार्ट कर दिया था। और शुरुआत में जो औजार बनाए गए उसके लिए बड़े बड़े पत्थर का क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। कालांतर पर ये पत्थर धारदार होते गए और कैसे होते गए? छोटे होते गए। लेकिन पहले कैसे होते थे? काफी बड़े बड़े होते थे। ये मेगालिथिक कहने का मतलब बड़े बड़े पत्थरों के औजार को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? तो मेगालिथिक अवशेष या मेगालिथिक रिमेन्स किसे बोल रहे हैं? बड़े पत्थरों के औजारों को हम लोग बोल रहे हैं। बड़े पत्थरों के औजारों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगालिथिक अवशेष। ठीक है, यहां शैल चित्रों के अलावा, पेंटेड रॉक्स के अलावा, तो देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोग को? मेगालिथिक अवशेष। फिर शैल चित्रों के अलावा, शैल चित्रों के अलावा यहां एक गुफा है जिसको हम लोग जोगी गुफा कहते हैं। क्या गुफा कहते हैं? जोगी गुफा कहते हैं। जोगी गुफा या जोगी बाबा का गुफा। ठीक है, तो ये कहां है अपना? उड़कुड़ा। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल। नेक्स्ट आओ, एक और गुफा है यहां पर, खैर खेड़ा करके। अगला कौन सा? खैर खेड़ा। तो उड़कुड़ा से ही नीचे हम लोगों को एक और गुफा देखने को मिलेगा। क्या? खैर खेड़ा। ठीक है, तो क्या क्या देख चुके? गोटी टोला, उड़कुड़ा और खैर खेड़ा। नाम याद में रखेंगे। यहां पे सब जगह जो है हम लोगों को ना कहीं शैल चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखेगा खैरखेड़ा। यहां पर ठीक है, पाए जाने वाले चित्रित शैलाश्रय या पेंटेड रॉक्स को बलेरा के नाम से जानते हैं। बलेरा। ठीक है, यहां पे पाए जाने वाले पेंटेड रॉक्स को या चित्रित शैलाश्रय को ध्यान में रखिएगा, बलेरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बलेरा के नाम से जानते हैं। इन चित्रों में पशु, मानव आकृति, ठीक है, धनुर्धर की आकृति तथा हथेली चित्रित है। हथेली मतलब सिर्फ हाथ का निशान चित्रित है। नेक्स्ट आओ, अन्य स्थान जहां से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो प्रमुख स्थल में आप लोग क्या क्या ध्यान में रखेंगे? एक तो सबसे पहले गोटी टोला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान? गोटी टोला। किसकी प्राप्ति हुई यहां पे? एलियन नुमा आकृति। फिर उड़कुड़ा। ठीक है, यहां पर कौन से अवशेष देखने को मिले हैं? मेगालिथिक अवशेष देखने को मिले हैं। फिर खैर खेड़ा, यहां पर पशु आकृति, मानव आकृति, हथेली की आकृति और धनुर्धारी की आकृति जो हम लोग को दिखाई पड़ी है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट गाड़ा गौरी। अगला जो है जहां पर पेंटेड रॉक्स पाए गए हैं, गाड़ा गौरी नामक स्थान पर। यहां
यहां, ठीक है, शीतला माता नामक स्थान पर, शीतला माता नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? शीतला माता नामक स्थान पर पेंटेड रॉक पाए गए हैं, पेंटेड रॉक पाए गए हैं। नेक्स्ट आओ, कुलगांव, अगला कुलगांव, कुलगांव और छठवा कान्हा गांव, कुलगांव और कान्हा गांव। यहां सब जगह जो है हम लोग को चित्रित शैलाश्रय देखने को मिले हैं। ठीक है, नाम याद में रखिएगा। ठीक, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। शैलाश्रय मतलब गुफा हो गया, ठीक है, और शैल चित्र मतलब क्या है? उन गुफाओं में जो चित्रकारी हुई उसकी बात हो गई। ठीक है, तो यहां पर गुफाओं के साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं? पत्थरों में, ठीक है, चित्रकारी हम लोग को देखने को मिलेगी, केव्स। ठीक, चलिए क्या क्या देख डाले आगे। अच्छा, तो उड़कुड़ा देखे हम लोग, खैरखेड़ा देखे, गोटी टोला, ठीक है, कान्हा गांव और सबको मिला के कुल गांव हो गया ना। टोटल कर देना है ना लास्ट में। क्या क्या पढ़े? चलो बोलो, कहां कहां शैल चित्र हम लोग को दिखाई पड़े हैं? सबसे पहला गोटी टोला, गोटी टोला के बाद उड़कुड़ा, खैर खेड़ा, कान्हा गांव और कुल गांव। कौन सा? वापस से बोलो 3 बार। गोटी टोला, उड़कुड़ा, खैर खेड़ा, कान्हा गांव, कुल गांव। सबको मिला दिए तो क्या हो गया? कुल। ठीक है, अगेन गोटी टोला, उड़कुड़ा, खैर खेड़ा, कान्हा गांव, कुल गांव। कौन कौन से? गोटी टोला, खैर खेड़ा, उड़कुड़ा, कान्हा गांव, कुल गांव। यहां पर क्या प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए। क्लियर है? बढ़े, इसके बाद आते हैं लखनपुरी। इसके बाद में क्या देख रहे हैं? लखनपुरी, अन्य स्थल करके सब हेडिंग देना और किसमें आ जाना? लखनपुरी, लखनपुरी। ठीक है, ये कांकेर का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र है, आईडीसी सेंटर लखनपुरी। लखनपुरी। नेक्स्ट आओ, नथिया नवा गांव, नथिया नवा गांव। तो चलो, कांकेर घूमने गया कोई, या कांकेर का निवासी कोई भी घूमने गए हैं? ठीक है, तो देखो जब अधिकारी बन जाओ, ठीक है, तो यहां पे प्रवेश बहुत इजीली हो जाएगा। ये क्या है? क्या है? कौन सी जगह है? सुने हो? नक्सलाइट एरिया तो है ही, है ना हीरो। ये पर्यटन विश्राम स्थल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? देखो, नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम स्थल। तो लखनपुरी क्या है? आईडीसी सेंटर या औद्योगिक क्षेत्र। नथिया नवा गांव ये क्या है? पर्यटन विश्राम स्थल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, यहां देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है। यहां देश का सबसे बड़ा मिलेट, मिलेट किसको बोलते हैं? मिलेट मिल, मोटा अनाज। ठीक है, देखो मोटे अनाज को आज के डेट में वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्यों प्रमोट किया जा रहा है? हेल्थ बेनिफिट्स के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखो, पानी की समस्या के कारण कई स्थानों पर हम लोग क्या देख रहे हैं? फसल वगैरह क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। तो इन मोटे अनाज को सबसे पहली बात तो, ठीक है, ग्रो करने के लिए कम पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इनमें न्यूट्रिएंट जो है भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, और जो कि शरीर के लिए क्या होते हैं? काफी अच्छे लाभदायक होते हैं। ठीक है, और इसी के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए इस मिलेट को या मिलेट मील को वैश्विक स्तर पर क्या किया जा रहा है? अब प्रमोट किया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा मिलेट
प्रोसेसिंग सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, नथिया नवागांव में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आओ, सिंगार भाट। क्या बताया था मैं सिंगार भाट के बारे में? जंगल वॉरफेयर स्कूल, जंगल वॉरफेयर स्कूल, ठीक है, जंगल वॉरफेयर स्कूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट आओ, इच्छापुर। नेक्स्ट लिखना, इच्छापुर। इच्छापुर, क्या लिखे हम लोग? अगला इच्छापुर। यहां पर लिखेगा हर्रा, हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर की यहां स्थापना की गई है। हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है। हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्या है? स्थल है। चलिए, हर्रा जो है खांसी के लिए, ठीक है, दवाई बनाने के काम आते हैं। ये लघु वनोपज के रूप में इसको क्या मिला हुआ है? दर्जा मिला हुआ है। देखो, राज्य सरकार क्या है ना, 67 वनोत्पाद की, ठीक है ना, खरीदी करती है। ठीक, कितने वनोत्पाद की? 67 वनोत्पाद की खरीदी करती है। उसमें से, ठीक है, हर्रा, इमली बीजा, ठीक है, या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, और भी ऐसे 67, ठीक है, वनोत्पाद हैं जिसकी खरीदी कौन करती है? सरकार। तो ये जो हर्रा है ना, ठीक है, हर्रा देखे हो, छोटा छोटा ऐसे गोल कलर का होता है, और इसके छिलके का, है ना, मतलब जो फल के जैसे है, छोटा सा बेर के जैसे फल रहता है, इसके ऊपर के छिलके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं खांसी की दवाई बनाने के लिए। ठीक है, तो हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर, चूंकि मैंने क्या बोला कि राज्य सरकार 67 वनोपज का संग्रहण कर रही है ताकि जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए आदिवासियों के आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है, तो ऐसे वन उत्पाद की खरीदी करती है और उनके बदले में आदिवासियों को या जो जंगल में रहने वाले निवासी है उनको वो क्या करती है? आर्थिक रूप से मदद करती है। ठीक है, तो हर्रे का क्या काम है? खांसी की दवाई वगैरह बनाने का क्या होता है? काम आता है। खाओगे ना तो बहुत कड़वा कड़वा लगेगा। ठीक है, तो हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर। हाँ, कोई कुछ बोला? लखनपुर में? लखनपुर कहां? यहां पे बोले औद्योगिक क्षेत्र, आईडीसी सेंटर। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है अभी और। नेक्स्ट ऑफ वाटरफॉल। नेक्स्ट आना वाटरफॉल। अब अलग से ही लिख देता हूं, यहां पे फिर बनाऊंगा तो हौच पौच करोगे तुम लोग। ठीक है, एक तो सबसे पहले मलाज कुंड में, ठीक है, मलाज कुंड जलप्रपात। लिखते जाओ यहां पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। पहला मलाज कुंडम जलप्रपात, दूसरा, ठीक है, कान्हा गांव जलप्रपात। अभी पढ़े ना कान्हा गांव, यहां पर किसकी प्राप्ति होती है? शैल चित्रों की प्राप्ति होती है, कान्हा गांव। तीसरा राव खेड़ा, तीसरा कौन सा? राव खेड़ा। बोलते जाओ, मलाज कुंडम, कान्हा गांव, राव खेड़ा। चौथा पिंजाडीन, पिंजाडीन। देखो यहां पर अगर बात करें तो कांकेर और नारायणपुर में यहां पर एक घाटी पाई जाएगी जिसको कौन सा घाटी बोलेंगे? पिंजाडीन की घाटी बोलेंगे। और यहीं पर कौन सा जलप्रपात है? अपना पिंजाडीन जलप्रपात है। ठीक है, तो नेक्स्ट आओ पिंजाडीन जलप्रपात। तो कौन कौन सा? मलाज कुंडम, कान्हा गांव, रावखेड़ा, पिंजाडीन। पांचवा चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे
मर्रे जलप्रपात। तो ध्यान में रखना, स्थानीय नदी कुतरी नदी, कौन सी नदी? कुतरी नदी पर ये जो जलप्रपात है स्थित है। कौन सा जलप्रपात? चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक है, पूरा नहीं हो पाया। ठीक, चलो, बहुत समय से अगले क्लास के लिए लोग जो है वेट कर रहे हैं, और कुछ जो स्थल बाकी रह गए हैं और कुछ कहानियां जो बाकी रह गई है। जैसे अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? ना गढ़िया महोत्सव देखे, ना गढ़िया पहाड़ी के बारे में देखे, ना धर्मदेव के बारे में देखे, ना राजधानी के बारे में देखे। ठीक है, कोशिश रहेगा कि अगला जो क्लास रहेगा छत्तीसगढ़ का, जब तक जिला ना हो, मैं 2 घंटा क्लास में रहूं। ठीक है, तब जाकर एक एक स्थल को और ज्यादा अच्छे से हम लोग देखकर आएंगे। ठीक, देखो बार बार रिपीट किया करो, क्योंकि कई लोग जो हैं ऐसे नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो वो नाम आपके दिमाग में बैठ जाए करके बार बार रिपीट करना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, इतना पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में जब भी फिर हम लोग वापस आएंगे, इसको क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।